डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल एक्सप्लेन ऑन कॉलम चेकलिस्ट। ओके। तो जब हम लोग साइट पे जाते हैं तो कॉलम का क्या क्या चेक पॉइंट होनी चाहिए उसके ऊपर आज वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो उस पे मत जाइए, वीडियो का कंटेंट में रहिए ताकि आपको फायदा मिले। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कॉलम का चेकलिस्ट जो है वो हम लोग 4 पॉइंट में डिवाइड किए हैं। तो एक्चुअली ये जो 4 पॉइंट है यही स्टेज वाइज कॉलम का चेकलिस्ट होनी चाहिए। जिस टाइम में कॉलम कास्टिंग होता है या हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं 4 पॉइंट का हिसाब से हम लोग करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आप जैसा देख पा रहे हैं, ड्यूरिंग फाउंडेशन चेक। ड्यूरिंग फाउंडेशन चेक मतलब क्या होता है? फाउंडेशन जिस टाइम में होता है उस टाइम में कॉलम का चेक करना जरूरी होता है। सेकंड होता है स्टार्टर चेकिंग। जिस टाइम में कॉलम का स्टार्टर बनता है तो वो आपको हम बाद में बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। तो स्टार्टर पॉइंट भी चेक करना चाहिए। थर्ड है आपका कॉलम का रेनफोर्समेंट चेकिंग। जो कॉलम का जो सरिया बांधते हैं, लैटरल टाइप वगैरह स्टीरअप मतलब स्टीरअप वगैरह जो बनते हैं या आगे उसको लंबा किया जाता है तो उसका जो चेक पॉइंट है वो चेक करना चाहिए। और कॉलम का शटरिंग मतलब अपना स्टील रेनफोर्समेंट जो है वो टाई हो जाने के बाद जो हम लोग शटरिंग लगाते हैं, मतलब जो मोल्डिंग करते हैं, उसका भी चेक करना चाहिए। ठीक है। तो ड्यूरिंग फाउंडेशन चेक हम जैसे मैं आपको पहले ही बताए हैं, ड्यूरिंग फाउंडेशन चेकिंग में रहते हैं कि फाउंडेशन का जिस टाइम में कस्टिंग होता है उस टाइम में कॉलम का भी रेनफोर्समेंट टाई किया जाता है, बांधा जाता है। तो उस टाइम में कॉलम का रेनफोर्समेंट चेक करना बहुत जरूरी है। कॉलम का पोजीशन, लोकेशन, ओरिएंटेशन, साइज सब कुछ चेक करना जरूरी होता है ताकि कॉलम कहीं से डिस्प्लेसमेंट या कहीं डिस्प्लेसमेंट ना हो। मतलब कहीं हम लोग को एसेंट्रिसिटी देखने को मिल जाता है ना, तो वो ना हो, ताकि वो सीधा एक जगह पे उसी लोकेशन में रहे, वो उसी लोकेशन में रहे। तो जिस टाइम में फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट बांधा जाता है उसी टाइम में कॉलम का भी रेनफोर्समेंट बांधा जाता है, तो उस टाइम में चेक करना चाहिए। तो कॉलम का रेनफोर्समेंट साथ साथ रेनफोर्समेंट ऑफ फाउंडेशन का भी दोनों एक साथ चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टार्टर चेक। स्टार्टर क्या होता है? जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, स्टार्टर एक कंक्रीट का लेयर होता है जो कॉलम का इनिशियल स्टेज है। कॉलम जहां से स्टार्ट होता है इसीलिए उसको स्टार्टर बोला जाता है। जो 3 इंच से 4 इंच तक हम लोग बनाते हैं, 3 इंच मतलब 75 mm से 100 mm तक बनाते हैं। जब भी कॉलम हम लोगों को करना है उसको स्टार्टर इसलिए बनाया जाता है ताकि जब शटरिंग बोर्ड लगाए तब उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, इसमें इरर ना हो, इसीलिए हम लोग स्टार्टर को बनाते हैं। इसका मटेरियल, स्टार्टर बनाने के टाइम में मटेरियल इस्तेमाल जो होता है वो कभी कहीं कहीं लकड़ी का होता है, कहीं कहीं एमएस का होता है, लेकिन एमएस इज मोर प्रेफरेबल देन वुडन स्ट्रक्चर, वुडन शटरिंग। ओके। तो क्योंकि एमएस वाला में कहीं इरर होने का चांस नहीं रहता है, लेकिन वुडन वाला में बहुत सारा चांसेस रहता है वो हिल जाने का। तो इसीलिए उसमें हम लोग एमएस का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें स्टार्टर का जो पोजीशन रहेगा वो सेम टू सेम कॉलम का ही रहेगा। इसका डायमेंशन भी सेम टू सेम कॉलम का ही रहेगा। ओरिएंटेशन भी उसी तरह से कॉलम का ही रहेगा, क्योंकि ये कॉलम का इनिशियल स्टेज है, इनिशियल पार्ट है, तो इसीलिए इसको स्टार्टर बोला जाता है। कॉलम का जितना डायमेंशन रहेगा, मान के चलिए 300 बाई 400 है तो इसमें 300 बाई 400 रहेगा। इसका पोजीशन मतलब एक कॉलम से दूसरा कॉलम का जो पोजीशन है, ओरिएंटेशन है, वो जितना दूरिया में होना चाहिए सेम दूरिया में इसको भी कष्ट करना है, ना कि इसको कोई डिस्प्लेसमेंट करके। ओके। तो इसमें एरर फ्री होनी चाहिए। इसको हम लोग इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ये एरर फ्री रहे और डिस्प्लेसमेंट से रोका जा सके, रेसिस्टेंस कर सके। ओके। इसमें जो कवर इस्तेमाल किया जाता है वो सेम टू सेम कॉलम का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना कवर कॉलम में देना है उतना ही कॉलम शटर में रहेंगे। ये एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉलम ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहीं का इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉर्मल ग्रेड का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि मिस्त्री को लगता है ये छोटा कंक्रीट है तो इसको कोई भी ग्रेड का डाल दो, किसी तरह डाल दो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ही डालना है। अगर ये छोटा क्वांटिटी रहता है, कभी कभार मशीनरी मिक्स नहीं मिलता है, तो आपको अगर कोई प्लांट से नहीं मिल रहा है कंक्रीट, कोई बैचिंग प्लांट से नहीं मिल रहा है, तो आप बेबी मिक्सर मशीन से बना लीजिए और इसमें आप कर लीजिए, ताकि जितना ग्रेड का कंक्रीट है उतना ग्रेड का कंक्रीट आपको रहे, उतना ग्रेड का सेम ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पे होनी चाहिए। और इसमें जिस टाइम में कास्टिंग हो जाता है उस टाइम में इसमें सीआरकी छोड़ना या रफनेस करना जरूरी होता है,
ताकि जिस टाइम हम लोग सेकेंड पोर करेंगे उस टाइम में इसमें हम लोगों को प्रॉपर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉलम रेनफोर्समेंट चेकिंग। कॉलम रेनफोर्समेंट चेकिंग जिस टाइम में फाउंडेशन होता है उस टाइम हम लोग रेनफोर्समेंट चेक करना है, वही सेम रेनफोर्समेंट चेक जिस टाइम में कॉलम का रेनफोर्समेंट चेक होता है उस टाइम ही करना है, क्योंकि कॉलम का सर्टेन लेंथ तक जाता है उसके बाद उसको आगे बड़ा किया जाता है, तो उस टाइम में कॉलम का रेनफोर्समेंट चेक करना जरूरी होता है। और जिस टाइम हम लोग को फाउंडेशन होता है उस टाइम में भी कॉलम में जो इस्तेमाल किया गया बार है उसका प्रॉपर्टीज चेक करना, डायमीटर चेक करना, नंबर ऑफ बार चेक करना, ग्रेड ऑफ स्टील चेक करना, ये सब जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेटरल टाई। लेटरल टाई मतलब यहाँ पे स्टीरअप ही है, दूसरा कुछ नहीं है। कॉलम का केस में इसको लेटरल टाई बोला जाता है, बीम का केस में इसको स्टीरअप बोला जाता है। तो एक्चुअली जो मेन बार है, जो भी बार है सबको जो एक सरिया से टाई किया करके रखते हैं उसी को लेटरल टाई बोलते हैं, जिसका स्पेसिंग दिया रहता है एज पर ड्राइंग में, उसी के हिसाब से होना चाहिए, जिसका हुक लेंथ भी 8D होना चाहिए, और जो लेंथ जो है, एंगल जो है वो 135 डिग्री एंगल में होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर एंकरेज लेंथ मिले। और एक चीज इसमें बहुत ध्यान देने की बात है, इसका जो हुक पोजीशन है वो अल्टरनेट होना चाहिए, जिगजैग पोजीशन में नहीं जिगजैग पोजीशन में होना चाहिए, अल्टरनेट होनी चाहिए, सेम लेंथ जगह पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब भी इसको खुलने का चांसेस है कम रहे या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाए। अच्छा, और एक नेक्स्ट पॉइंट है कवर ब्लॉक। तो कवर ब्लॉक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम एक फोटो दिखाने का कोशिश करते हैं आपको, जैसे कि जैसा फोटो में देख सकते हैं जो कवर ब्लॉक लगाया गया है, तो वो कवर ब्लॉक प्रॉपर होनी चाहिए, ना कि टूटा फूटा कवर ब्लॉक होनी चाहिए। उसका पोजीशन भी सेम मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग को कवर ब्लॉक का जो दिया गया है, चल्ली से जितना भी दिया गया है आपका ड्राइंग में, इन यूजुअली हम लोग 40 mm देखने को मिलता है कॉलम का केस में, तो अगर 40 दिया गया है तो आपको 40 का ही कवर लगाना है। और जिस टाइप से दिख रहा है तो ये अपने साइड का फोटो है तो ये हम आपको दिखाए। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर पॉइंट जो है, इफ हैव एनी एंड जंक्शन देन नीड टू बी चेक द डेवलपमेंट लेंथ। अगर कॉलम जहाँ पे खत्म होता है या बीच में कहीं जंक्शन आता है तो उस टाइम हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना रहता है, सरिया मोड़ना रहता है, क्योंकि ना कि कभी कभार क्या होता है मिस्त्री सरिया को काट देते हैं, तो उसमें काटा ना जाए, उसमें हर टाइम जो एंगल है वो होनी चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ वही कहलाता है जो एंड पोर्शन होना चाहिए, दोनों एंड फेस में होते हैं, जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे, नहीं तो जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे, और कभी कभार बीच में भी आते हैं जहाँ पे हम लोग को डेवलपमेंट प्रोवाइड करना रहता है। बाइंडिंग वायर गेज भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि जिस बाइंडिंग वायर से हम लोग बांधते हैं उसका गेज भी होता है एज पर IS 2502 के हिसाब से, वो 0.99 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन एज पर साइट हम लोग 16 गेज से 18 गेज तक इस्तेमाल करते हैं। जो इस्तेमाल होना चाहिए आपका ड्राइंग में दिया हुआ है वही आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम लोग को MEP क्लियरेंस ऑफ एनी कट ऑफ और कंडुइट ओपनिंग। अगर कहीं पे कंडुइट ओपनिंग है या अलग कोई कारण की वजह से, चाहे फायर फाइटिंग हो या दूसरा किसी कारण की वजह से, अगर कोई कहीं पे कट ऑफ दिया गया है तो इसके लिए क्लियरेंस लेना है आपको MEP डिपार्टमेंट से, मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का जो डिपार्टमेंट है वहां से क्लियरेंस लेना है, ताकि हम लोग वहां पे ओपनिंग छोड़ सके और वो डिस्प्लेसमेंट ना हो, ताकि बाद में उन लोगों को उसको कोर कटिंग करना पड़े, ताकि उस टाइम अगर कोर कटिंग करेगा तो हम लोगों को कॉलम का स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आएंगे, कॉलम के इंटीग्रिटी स्ट्रेंथ इंटीग्रिटी में इफेक्ट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूट द लैप लेंथ एंड लैप पोजीशन विथ स्टैगर्ड लैपिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं लैप लेंथ में। तो कॉलम का लैप लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, कॉलम का लैप लेंथ को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक होता है, एक जोन ए है जो ऊपर वाला पोर्शन में है, और जोन बी है बीच वाला पोर्शन है, जोन फिर से ए है लास्ट वाला पोर्शन है। अगर कॉलम का फुल लेंथ L है तो हम लोग उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किए, ऊपर से L/4, नीचे से L/4, बीच में जितना भी है वो L/2 में है। तो L/2 जो है वो लैपिंग जोन है, जिसको हम लोग कॉम्प्रेशन जोन बोलते हैं कॉलम का केस में, क्योंकि कॉलम का केस में कॉम्प्रेशन जोन बीच में होता है, इसीलिए ये यहाँ पे हम लोग लैप जोन दे सकते हैं, लैप जोन मान सकते हैं।
और जोन ए जो है वो टेंशन जोन है कॉलम का केस में, जहाँ पे हम लोग लैब नहीं दे सकते, जहाँ पे टॉप में एंड पोर्शन हो या बॉटम पोर्शन हो वहां पे हम लोग लैब नहीं दे सकते, इसीलिए नॉन लैब जोन है जोन ए और लैब जोन है जोन बी। और जहाँ पे आपका लैब जोन आएंगे वहां पे जो आपका जो स्टीरअप है लैटरल टाई है वो बहुत क्लोज रहेगा। इन जनरल नॉर्मल जो आपका स्टीरअप रहेगा या लैटरल टाई रहेगा उसका हिसाब से, ठीक है। और एक चीज इसमें स्टैगर्ड लैपिंग होनी चाहिए, जैसा लेफ्ट वाला जो फोटो आप देख सकते हैं ये नॉन स्टैगर्ड है, सब एक ही लाइन पे डाला गया है। एज पर आईएस कोड ये मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए जो स्टैगर्ड रहे, ताकि हम लोगों को एक जगह पे अगर कभी इसमें टेंशन का खुलने का चांसेस रहे तो कम से कम एक जगह पे देंगे तो सब एक जगह पे ही टूट जाएगा। तो इसी कारण की वजह से स्टैगर्ड होना चाहिए, नॉन स्टैगर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लैपिंग का केस में 3 पॉइंट और भी ऐड किए हैं। जैसा आप नेक्स्ट फोटो में देख सकते हैं, लैप प्लाइज shall not be used for bar larger than 32 mm। मतलब क्या कहना चाह रहा है, 32 mm से ज्यादा जो बार डाया रहेगा उसके लिए आपको लैप इस्तेमाल नहीं करना है, उसके लिए आपको वो दूसरा कुछ इस्तेमाल करना है। इन जनरल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपलर और नहीं तो वेल्ड, लेकिन वेल्डिंग हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहता है, जहाँ पे अलाउ होता है उसके लिए अलग स्पेसिफाइड रहता है, कोड स्पेसिफाइड रहता है, उसके लिए हम लोग वेल्डिंग करते हैं। और जहाँ पे हम लोग लैप नहीं दे सकते, लैप स्प्लाइस का केस में मतलब 32 mm तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बड़ा वाला के लिए हम लोग कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो कहाँ पे दिया गया है, एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 26.2.5.1 में जो ए नंबर पैराग्राफ है तो उसमें दिया गया है। एक्चुअली ये जो IS 456 में है ये यहाँ पे दिया गया था 36 mm डाया, लेकिन ये फिर से अमेंडमेंट होके अमेंडमेंट नंबर 3 पे आए हैं, ये 32 mm डाया, ठीक है। ये अमेंडमेंट का बाद वाला है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इफ टू डिफरेंट डायमीटर ऑफ बार आर यूज्ड देन द लैप लेंथ शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द स्मॉलर डायमीटर। मतलब जब भी हम लोग दो डाया इस्तेमाल करेंगे, मतलब छोटा और बड़ा, मतलब छोटा डाया और बड़ा डाया इस्तेमाल करेंगे, उस टाइम में जो स्मॉलर डायमीटर रहेगा उसका हिसाब से लैब लेंथ रहेगा। एक कहाँ पे दिया गया है, IS 456/2000 क्लॉज नंबर 26.2.5.1 पैराग्राफ नंबर ई पे दिया है, जो पेज नंबर 45 में है। वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो स्मॉलर डायमीटर रहेगा उसके हिसाब से लैब लेंथ रहेगा, ठीक है। अब जॉगल जॉगल शुड बी इनसाइड ऑफ द कॉलम एंड मेंटेन द क्लियर कवर। हम फोटो में आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि जॉगल हम लोगों को प्रोवाइड करना है इनसाइड, ना कि आउटसाइड। आउटसाइड मिसल करेंगे तो हम लोगों को जो कॉलम का जो क्लियर कवर है, आप साफ साफ देख सकते हैं क्लियर कवर में इफेक्ट आ रहा है। क्लियर कवर अगर ऊपर से जो मेंटेन होते आ रहा है, जहाँ पे जॉगल आ रहा है वहां पे मेंटेन नहीं हो पा रही है, वहां पे घट जा रही है, तो वो गलत प्रैक्टिस है। हम लोगों को हर टाइम इनसाइड प्रोवाइड करना है, ना कि आउटसाइड, ठीक है। और लैप लेंथ जो रहेगा, सॉरी जगल लेंथ जो रहेगा वो 60 रहेगा, वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो 1:6 में होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको 60 मान के चलते हैं। तो जगल जो भी रहेगा वो 60 रहेगा और इनसाइड रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉलम शटरिंग चेक। कॉलम शटरिंग चेक मतलब क्या है, जिस टाइम हम लोग सरिया बांध जाता है, सरिया का पूरा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग मोल्डिंग के लिए शटरिंग लगाते हैं, जिसको हम लोग शटरिंग चेकिंग करेंगे। तो उस टाइम में शटरिंग मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, ना कि उसमें होल रहे या डैमेज रहे या उसका सरफेस सही ना रहे। तो शटरिंग मटेरियल क्वालिटी चेक करना जरूरी है। शटरिंग के लिए शटरिंग ऑयल भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जिस टाइम हम लोग डिशटरिंग करेंगे उस टाइम स्मूथ डिशटरिंग हो। अगर शटरिंग नहीं लगाएंगे तो कंक्रीट का छिलका पापड़ी होकर निकल जाएगा, तो इसलिए शटरिंग ऑयल लगाना बहुत जरूरी होता है। चेक द साइज ऑफ कॉलम एज पर ड्राइंग। तो कॉलम का साइज भी चेक करना है, क्योंकि ये फाइनल मोल्ड है, फाइनल शटरिंग है, कॉलम का कितना साइज है वो
उसका साइज चेक करना, डायगोनल चेक करना वो ज़रूरी होता है। एक कॉलम से दूसरा कॉलम का जो आपको ड्राइंग में दिया गया है जितना डायमेंशन वो चेक करना ज़रूरी होता है। तो कॉलम का शटरिंग उसी का हिसाब से चेक करना चाहिए कि कितना आ रहा है और उसको फिक्स करना है। और शटरिंग शुड बी प्रॉपर्ली अलाइन्ड विद वर्टिकलिटी एंड डायगोनली। शटरिंग जिस टाइम चेक करेंगे वो एकदम सीधा वर्टिकल होना चाहिए और उसका जो डायगोनल जो है वो भी चेक करना चाहिए, ना कि हम लोगों को एरर मिले। एरर बाद में कहीं एरर रहेंगे तो उसमें हम लोग को स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन में दिक्कत रहेगा। ठीक है। चेक द प्लम्ब ऑफ कॉलम शटरिंग बाय यूजिंग प्लम्ब। तो प्लम्ब चेक करना है जिस टाइम में हम लोगों को, जैसा फोटो में देख सकते हैं, प्लम्ब जिस टाइम हम लोग चेक करेंगे ऊपर में भी जैसा रहेगा, बीच में भी ऐसा ही रहेगा और लास्ट में भी ऐसा ही रहेगा। तो तीनों जगह में एक जो लेंथ है वही रहेगा। तो इस टाइप से प्लम्ब चेक करना है हम लोगों को। अच्छा, सपोर्ट शुड बी प्रोवाइड बाय यूजिंग एडजस्टेबल स्टील प्रॉप और वुडन प्रॉप। हम लोग सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो स्टील प्रॉप भी हो सकता है, वुडन प्रॉप भी हो सकता है, लेकिन वो अच्छे से टाइट हो और वो फ्लोर से 45 डिग्री एंगल पे हो। ये और सपोर्ट जो है बहुत अच्छे से चेक करना जरूरी होता है। अगर सपोर्ट लूज रहेगा तो कॉलम हिल जाएगा। ठीक है। जैसा हम आपको फोटो में दिखा सकते हैं, फोटो आप देख सकते हैं कि शटरिंग का जो डाला गया है वो आपको 600 का डिस्टेंस में डाला गया है। शटरिंग का जो बॉटम सपोर्ट है और वो एंगल फ्लोर से 45 डिग्री एंगल में डाला गया है। एक क्लैम से दूसरा क्लैम का दूरिया 600 एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर शिकंजा लगा रहे हैं या क्लैम लगा रहे हैं जिसका डिस्टेंस का दूरिया 600 एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है। Okay. The gap the between of the joint of shutters should be sealed and prevent any leakage of cement slurry. क्योंकि अगर जो भी कॉलम का गैप रहेगा उसको अच्छे से पैक कर देना जरूरी है ना। नहीं करेंगे तो सीमेंट स्लरी बाहर हो जाएगा जिसमें हानिकॉमिक आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। परमिसिबल कंक्रीट लेवल शुड बी मार्क्ड। कॉलम का जो फिल करने का जो लेवल है वो मार्क करना जरूरी होता है, क्योंकि मिस्त्री को पता नहीं रहता है कि कहाँ तक फिल करना है। तो लेवल मशीन से, ऑटो लेवल मशीन से उसको लेवल देना जरूरी होता है, या स्पिरिट लेवल से या वाटर लेवल से देना जरूरी होता है, ताकि आपको कंक्रीट का लेवल कहाँ तक करना है सभी कॉलम का एक मार्क में रहे। रिक्वायर्ड एमईपी क्लियरेंस, शटरिंग का टाइम में भी एमईपी क्लियरेंस जरूरी होता है, ताकि अगर उसमें कहीं काटा पाएंगे तो सही आना चाहिए। सीआरपी प्रोवाइड टू मेक प्रॉपर बॉन्ड। सीआरपी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि एक कॉलम जहाँ पे होंगे उसका बाद अगर नेक्स्ट कॉलम करने जाएंगे उस टाइम में हम लोगों को बॉन्डिंग का जरूरत है, उस टाइम में सीआरपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मास्टर रिंग शुड बी टाई टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट। ये मास्टरिंग डाला गया है ऊपर में कि सरिया को एक दूसरे से बांध के रखे कि जिस टाइम में कंक्रीट होता है उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट ना हो, इधर उधर ना भाग जाए, इसीलिए मास्टरिंग प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है। कास्टिंग होने के बाद भी इसका ओरिएंटेशन चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो बस इतना ही है जो भी पॉइंट आपको बताया गया है। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट जा रहा है, इसका बाद में कुछ छूट जा रहा है तो मुझे थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी अपना नॉलेज में इसको इंक्लूड कर लें। बस अगर ऐसे ही हम लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।